अस्सलाम वालेकुम मतियुल्लाह जान MJ TV। दो बड़े केसेस, एक सुप्रीम कोर्ट में ब्रॉडशीट कंपनी ने एक दरख्वास्त दायर की थी शरीफ ख़ानदान के बारे में जो वॉल्यूम 10 था उस तक रसाई के लिए, और उनका ये दावा था कि वॉल्यूम 10 के अंदर जितने भी असासे शरीफ ख़ानदान के हुकूमत पाकिस्तान ने लिए थे उसमें शायद वो मालूमात भी थी जो ब्रॉडशीट कंपनी की मदद से हासिल की गई थी, तो इसलिए मुआहदे के तहत उनको भी 20% रकम का हिस्सा मिलना था। सरदार लतीफ़ खान खोसा जो इमरान खान के भी वकील हैं वो ब्रॉडशीट कंपनी की तरफ से पेश हुए। और दूसरा अहम केस था जो कि तोशाखाना ट्रायल कोर्ट ने इमरान खान को 3 साल जेल की सज़ा सुनाई है और वो नाअहल भी हो चुके हैं, और उसके ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील थी। और उस केस में भी सरदार लतीफ़ खान खोसा जो कि ब्रॉडशीट कंपनी के सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इमरान खान के वकील हैं जो कि तोशाखाना ट्रायल में 3 साल जेल की सज़ा के ख़िलाफ़ अपील में पेश हुए। तो ये दो बड़े आम केसेस थे। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट में जब ब्रॉडशीट कंपनी वाले आए तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि ब्रॉडशीट कंपनी तो पहले ही बरतानिया में आर्बिट्रेशन के ज़रिए पाकिस्तान से $28 मिलियन ले चुकी है और वो आर्बिट्रेशन हो चुकी है, और आपने जब वॉल्यूम 10 के लिए दरख्वास्त दायर की थी तो ये तो वो वक्त था जब आर्बिट्रेशन अभी जारी थी, और आप कह रहे थे कि आर्बिट्रेशन के लिए हमें ये तयन करना है कि कितने हमारा हिस्सा बनता है मालूमात देने का, एक मुआहदे के तहत जो ब्रॉडशीट कंपनी और जनरल मुशर्रफ की हुकूमत में हुआ था। तो अब तो वो आर्बिट्रेशन हो चुकी, पेमेंट हो चुकी, तो अब क्या ज़रूरत है। तो बहरहाल काफ़ी बहस मुबाहिसे के बाद सरदार लतीफ़ खान खोसा ने बड़ा ही कहा कि नहीं, अभी जो लिक्विडेशन का प्रोसेस है उसमें भी हमें मालूम करना है कि हमारे असासे कितने हैं। तो चीफ जस्टिस उम्मत बंदयाल ने उनकी बात नहीं मानी। सरदार लतीफ़ खान खोसा इतने जज्बाती हो गए कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ये लूट सूट का पैसा है, आवाम का पैसा है, और ये वॉल्यूम 10 क्यों छुपा के रखा जा रहा है। तो जिस पे जस्टिस अतमल्ला ने उन्हें याद दिलाया कि वो इस वक्त अवामी मुफाद में यहाँ पे नहीं है, वो आवाम के वकील बन के नहीं आए, वो एक बरतानिया की ब्रॉडशीट कंपनी के वकील हैं और आप उनकी वकालत कर रहे हैं। ये बात जस्टिस अतमल्ला ने सरदार लतीफ़ खान खोसा एडवोकेट को याद कराई और कहा कि आप ज़्यादा अवामी मुफाद की बात ना करें, आप इस वक्त एक गैर मुल्की कंपनी के वकील हैं। और सरदार लतीफ़ खान खोसा ने तस्लीम किया कि $28 मिलियन की आर्बिट्रेशन के बाद ब्रॉडशीट कंपनी को अदायगी हो चुकी है, जिसके बाद चीफ जस्टिस उम्मत बंदयाल ने भी कहा कि देखें, अब ये जो आपकी दरख्वास्त है ये गैर मौसर हो चुकी है, इन्फेक्शस हो चुकी है, क्योंकि आपकी कंपनी ने पहले ही मामला तय कर लिए हैं, पाकिस्तान से रकम भी वसूल कर लिए हैं। तो बज़ाहिर अब बहुत सारे अल्फाज में जजेस भी सरदार लतीफ़ खान खोसा को कह रहे थे कि अब मज़ीद ना नचोड़ें पाकिस्तान को, और आप जितना कुछ हो चुका है। तो उसके बाद सरदार लतीफ़ खान खोसा ने जब देखा कि कुछ मामला बन नहीं रहा तो उन्होंने ब्रॉडशीट कंपनी के बिहाफ पे बतौर वकील दरख्वास्त वापस लेने का ऐलान किया और दरख्वास्त वापस होगी। तो ये ब्रॉडशीट का मामला तो यहाँ पे ही ठप हो गया। आपको याद है ये वही ब्रॉडशीट का मामला है। एक मुख्तसर पस मंज़र बता दें कि ये वो कंपनी है जो पूरी दुनिया में गैर मुल्की असासों को ट्रैक करती है, ट्रेस करती है, और फिर जो मुतल्लिका हुकूमतें हैं उनके साथ मुआहदा करके उनको कहती है कि जितने असासों की रिकवरी होगी उसमें से कुछ हिस्सा हमें दिया जाए। तो जनरल मुशर्रफ ने भी ये मुआहदा किया था तकरीबन 2001 या 2 के अंदर, और नैब ने, जनरल मुशर्रफ की जो नैब थी 2002 में, उन्होंने ये मुआहदा किया था। और ये वो मुआहदा था कि जिसमें कहा गया था कि अगर शरीफ ख़ानदान के और दूसरे जो आसफ़ ज़रदारी और दूसरे जितने भी इनके असासे सामने आएंगे गैर ममालिक में, तो उनका जो 20% है वो ब्रॉडशीट कंपनी को मिलेगा और 80% जो है वो पाकिस्तानी हुकूमत जो है उनको मिलेगा। तो ये वो मुआहदा है जिसके हवाले से इमरान खान की हुकूमत ने एक कमीशन भी बनाया था, और उस कमीशन की जो सरबराही थी वो जस्टिस अज़मत सईद शेख कर रहे थे, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज। ये वही जस्टिस अज़मत सईद शेख हैं जो कि पनामा केस में 5 जजों में शामिल थे जिन्होंने नवाज शरीफ को अकामा के मामले में नाअहल कर दिया था। तो जस्टिस अज़मत सईद शेख ब्रॉडशीट कमीशन के जो सरबराह बने, तो उन्होंने 5 ऐसे अफराद की निशानदेही की थी जिन्होंने धोखाधड़ी से और फ्रॉड से ब्रॉडशीट कंपनी के साथ ना सिर्फ ये कि मुआहदा किया, बल्कि बाद में उनको जो अदायगियाँ की गई वो अदायगियाँ भी एक गलत कंपनी को की गई, जिससे पाकिस्तान को इंतहाई नुकसान पहुँचा। और तकरीबन इससे पहले भी $4-5 मिलियन की जो एक रकम है वो एक गलत कंपनी को दे दी गई थी।
और ये वो ब्रॉडशीट कंपनी का पस मंज़र है। आज सरदार लतीफ़ खान खोसा ने यह भी कहा कि जो वॉल्यूम 10 है उसको क्यों खुफिया रखा जा रहा है, ये अवाम का जानने का हक़ है। और जिस पे जस्टिस अतम अल्लाह ने, चीफ जस्टिस उम्मता बंदयाल ने सरदार लतीफ़ खान खोसा को याद दहानी कराई कि वॉल्यूम 10 का जहाँ तक मामला है उसको पनामा के जो बेंच थे 5 जजों ने उसको उन्होंने भी नहीं छेड़ा था। और जब उन्होंने पनामा केस का फ़ैसला दे दिया है तो अब उस फैसले को दोबारा रीओपन नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस अतम अल्लाह ने सरदार लतीफ़ खान खोसा से पूछा भी कि आप चाहते क्या हैं, आप क्या चाहते हैं कि पनामा के केस को दोबारा खोल दिया जाए। तो जिस पे सरदार लतीफ़ खान खोसा ने कहा नहीं, वो दोबारा केस को तो नहीं खोलना चाहते। बहरहाल वो ये चाह रहे हैं कि आवाम का जानने का हक़ है। जिस पे जस्टिस अतम अल्लाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले पनामा बेंच में जो भी फ़ैसला दे चुकी है उसको अब दोबारा हम वॉल्यूम 10 की सूरत में नहीं खोल सकते। तो ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर ब्रॉडशीट कंपनी का ये मामला आया और बार बार सरदार लतीफ़ खान खोसा ने पनामा बेंच का ज़िक्र किया, पनामा के फ़ैसले का ज़िक्र किया, पाकिस्तान के अवाम की लूटी हुई दौलत का ज़िक्र किया। मगर इसके बावजूद भी चीफ जस्टिस अतम अल्लाह ने उन्हें बार बार याद दिलाया कि वो यहाँ पे सुओ मोटो या मुफाद आमा में आर्टिकल 184(3) के तहत जो है अवाम के बिहाफ पे नहीं आए, वो एक गैर मुल्की कंपनी के वकील के तौर पे यहाँ आए हैं। बहरहाल सरदार लतीफ़ खान खोसा ने उसके बाद वो दरख्वास्त वापस लेने पर आमादगी ज़ाहिर की और सरदार लतीफ़ खान खोसा ने दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट से वापस ली। इसके फ़ौरन बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए जहां साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की 3 साल जो कैद की सज़ा है उसके ख़िलाफ़ अपील जस्टिस आमिर फ़ारूक, चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के सामने लगी थी। 2 रुकनी बेंच था, काफ़ी देर से आया। सरदार लतीफ़ खान खोसा पहले ही बड़े गुस्से में थे और जज्बाती हुए हुए थे। आज उन्होंने कहा कि आज ही हर हाल में फ़ैसला करना है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की ज़मानत के हवाले से, और पहले भी जो है मामले को तवालत दी जाती रही है। और सरदार लतीफ़ खान खोसा ने यहाँ तक कहा कि मुझ पे बहुत प्रेशर है कि हम ये केसेस जो हैं आपके सामने ना लगाएं। वो जस्टिस आमिर फ़ारूक की तरफ इशारा कर रहे थे और यहाँ तक उन्होंने एक मौके पे कह दिया कि अब कोई कर्टसीज़ भी हम नहीं दिखाएंगे और ये आज इसका हर हाल में फ़ैसला होना है। मगर दूसरी तरफ जो इलेक्शन कमीशन थे, जो मुद्दई था इस सारे मामले में तो शाखाना ट्रायल में, उनके वकील एडवोकेट अमजद परवेज़ ने कहा कि उनको 2 हफ्ते की मोहलत दें इस केस को तैयार करें। और जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि फिर ऐसे करते हैं कि हम 2 दिन की मोहलत दे देते हैं। अब ये मामला इमरान ख़ान की जो 3 साल कैद की ख़िलाफ़ जो अपील का मामला है यह परसों तक चला गया है। इसी वाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं हसनात मलिक, जो कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी मौजूद थे। हसनात मलिक, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या लगा आपको आज चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक जो है, आमतौर पे जो इस तरह की शॉर्ट सेंटेंस होती है 3 साल की कैद की सज़ा होती है वो तो मुअत्तल कर दी जाती है, तो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने आज इसका फ़ैसला क्यों नहीं किया, बावजूद इसके कि इमरान ख़ान के वकील सरदार लतीफ़ खान खोसा बहुत इसरार कर रहे थे कि आज इसका फ़ैसला हर हाल में होना चाहिए। देखिए, इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ ने टाइम मांगा और उन्होंने कहा जी हमें 2 हफ्ते दें, तो उनका 1 दिन तो वैसे वो बनता था। वो जो जैसे आमिर फ़ारूक थे वो तो बज़ाहिर लग रहा था कि वो 2 हफ्ते तो नहीं लेकिन कम से कम 1 हफ़्ता देना चाह रहे थे इलेक्शन कमीशन को। लेकिन वो जो लतीफ़ खोसा साहब जज्बाती हो गए और जो उन्होंने बातें की, फिर जस्टिस तारिक जहांगीरी से उन्होंने जैसे आमिर फ़ारूक ने गुफ्तगू की, तो फिर उसके बाद ये हुआ कि कल नहीं तो परसों हम इस हवाले से इस मामले को सुनेंगे। तो देखें, ज़ाहिर बात है जैसे आमिर फ़ारूक को इस केस में पे बहुत प्रेशर है उन पर। PTI का एक पूरा नैरेटिव है कि जस्टिस आमिर फ़ारूक जो हैं वो उनके हवाले से बायस हैं और ये पहले नून लीग का था एवन फील्ड केस में, जब उनके बाद में वो उन्हीं ने उनको रिलीफ दिया, तो अब जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का उन पे यानी PTI का उन पे है मिसट्रस्ट है। तो आमिर फ़ारूक साहब हमेशा जो हैं सियासी जमातों का निशाना रहे हैं। अच्छा, आज वैसे अगर ज़मानत मिल भी जाती है इमरान ख़ान को या उनकी सज़ा मुअत्तल हो भी जाती तो फिर भी वो जेल से तो बाहर शायद ना आ सकते। मेरा नहीं ख्याल कि उनके अभी केस साइफर का केस है 6-7, उसमें गिरफ्तारी डल चुकी है उनकी है। इसके अलावा और केसेस हैं जिनमें उनकी जो कब्ल वक्त ज़मानतें हैं वो जो है वो रिजेक्ट हो चुकी हैं टेक्निकल ग्राउंड पे। तो अब ये है कि बड़ा मुश्किल है इन हालात में कि जो है वो इमरान ख़ान साहब का बाहर आना। तो ये कल अगर ये परसों सस्पेंड भी हो जाए सज़ा तो वो
मे बी अटक से आ जाएं, किसी और जगह रह जाएं, लेकिन ये है कि वो रहेंगे कस्टडी में ही। अच्छा, अब ये बताएं कि चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने एक जो पीटीआई की इमरान खान की दरख्वास्त थी कि उनके गवाहों को नहीं सुना गया तोशा खाना ट्रायल केस में, तो उस दरख्वास्त को भी चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने अपने सामने ही लगा रखा है, वही सुन रहे हैं। तो ये भी एक दलील आर्गूमेंट है इस अपील के अंदर कि उनको दिफा का हक़ नहीं दिया गया। तो क्या चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक को इस बेंच पे होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने वो गवाहों वाली दरख्वास्त अपने सामने पेंडिंग रखी हुई है और वो वापस ट्रायल कोर्ट में नहीं भेजे थे, गवाहों के बारे में अभी तक कोई फ़ैसला नहीं हुआ था। तो क्या चीफ जस्टिस को इस बेंच में होना चाहिए? मेरा ख्याल है कि वो बेहतर होता कि वो ना होते इस केस में। अभी जब ये अपील आई, सुप्रीम कोर्ट के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और जजेस भी हैं, उनके पास केस लगाया जाता। ये जो इस्लामाबाद पीटीआई का फिर वो जो सारी एलिगेशंस हैं कि जी ये बायस हैं और ये सारा कुछ हमारे ख़िलाफ़ इस्टेब्लिशमेंट की वहाँ पे हो रहा है, तो जब बार बार वो केस आमिर फ़ारूक साहब पे लगेगा तो वो जो उनके नैरेटिव है पीटीआई का वो मजबूत होगा। और जस्टिस आमिर फ़ारूक जिनका लॉन्ग करियर है, 2032 तक ग़ालिबन वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने रहना है, अगर वो सुप्रीम कोर्ट आते हैं 2035 तक और मे भी सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने, तो ये उनको ख़ुद भी देखना चाहिए कि इन हालात में जो कुछ हो रहा है कि उनकी अपने हवाले से क्या उनका करियर बन रहा है, ये उनको ख़ुद देखना चाहिए। बाकी जो है वो मेरा ख्याल है कि परसों जो है वो डेट उन्होंने बड़ी ठीक दी है, मुनासिब, इस हवाले से सस्पेंड हो जाएगी। अब मेन अपील अमूमन हमने देखा जब एवन फील्ड का मामला था, जब 70 में अल्लाह ने सज़ा सस्पेंड की थी, लेकिन जब मेन अपील आई थी, केस 1.5-2 साल बाद लगा था एवन फील्ड में, तो जजेस कोई और बैठे थे। ये भी हो सकता है कि जैसे आमिर फ़ारूक में भी फिर बाद में ना बैठे। ठीक है, तो अब आप ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक जो हैं वो बार बार पीटीआई के केसेस जो सुन रहे हैं और सरदार लतीफ़ खान खोसा बार बार ये उनको याद दहानी करा रहे हैं कि आप बार बार सुनते हैं, आपने ही 2-3 बार तोशा खाना ट्रायल केस में मामलात को वापस भेजा, तो आप दोबारा डिवीज़न बेंच में भी आ गए। तो किसी हद तक उनका ये एतराज़ और ख़दशा जो है वो दुरुस्त है कि चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक जो हैं उनको बेंच पे नहीं होना चाहिए अब इन केसेस को अपील के सुनने के लिए। देखिए पीटीआई तो बाकायदा एतराज़ तो नहीं किया, खैर पीटीआई तो हर हरब आजमा रही है। उन्होंने पहले एतराज़ किए है, उन्होंने बायस पे उन पे नोटिस चला गया, उसका नहीं हुआ, सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा चला, वो नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट में भी आके शिकायतें लगाईं, वो जस्टिस याही अफरीदी के पास केस लग गया। अब कल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अपने पास जो केस लगाया, ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा, कल का जो केस है ये क्या है? क्योंकि आज अगर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और 2 रुकनी बेंच ने ये फ़ैसला नहीं किया तो शखाना की सज़ा जो है वो मुअत्तल करने का, तो कल सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? देखें, एक तो ये देख रहे हैं कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल पीटीआई की उम्मीद नहीं तोड़ रहे, वो कोई ना कोई ऐसा केस उनका लग जाता है जो उनकी उम्मीद जो है वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के साथ बंधी रहती है। अब भी उन्होंने ये केस जो है 15 दिन बाद ट्रायल कोर्ट की जो मैटर थे जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए इमरान खान ने, वो अब फिक्स कर दिए, स्पेशल बेंच बना दिया। बेसिकली तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील। जी वो, लेकिन अब मेन वो फैसला क्या ट्रायल कोर्ट का देखिए, उसमें ये था कि जी ट्रांसफ़र केस था कि जज ना सुने, जुडिशन का मामला था, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसले किए थे इंटरम आर्डर जो जब ट्रायल चल रहा था, और अब तो फाइनल ट्रायल कंक्लूड हो गया, अब तो मेन भी हो गई है अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अब क्या सुप्रीम कोर्ट कोई मदाखलत कर सकती है या इमरान खान को सज़ा मुअत्तल कर सकती है? होता तो नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार बार जजेस कहते हैं कि आर्टिकल 187 हमारे पास है, कंप्लीट जस्टिस का इख्तियार है हमारे पास, और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल रिटायर भी हो रहे हैं। जजेस की कॉन्स्टिट्यूंसी तो नहीं होती, लेकिन मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जो सपोर्ट बेस है उनका, वो पीटीआई है, प्रो पीटीआई जज वकील हैं और प्रोफेशनल ग्रुप है। ये सारा उन पे इस वक्त बहुत ज़्यादा बार बार लतीफ़ एतजाज़ अहसन साहब भी कहते हैं कि आप हिस्ट्री बनाएं, इस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़े हो जाएं। तो ये अब बज़ाहिर लग रहा है कि जस्टिस बंदयाल साहब भी आखिरी टाइम तक चीज़ों को अंगेज रखा हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकली तो पीटीआई को कोई सपोर्ट नहीं मिल रही। अब देखना है कि क्या वो कंप्लीट जस्टिस करके इमरान खान के ख़िलाफ़ जितने केसेस हैं वो कोई उनको बड़ा रिलीफ दे पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं देंगे तो मेरा ख्याल है रिटायरमेंट के बाद सारा जो पीटीआई का तोपों का जो तनकीद है वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल पे होगी। अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हो गई है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील लगी थी,
सुप्रीम कोर्ट ने कल अपना केस लगा लिया जी। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने परसों दोबारा जी। केस लगा लिया। तो लगता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच एक मुकाबला चल रहा है पीटीआई की। एटलीस्ट सेम पेज पे नहीं है, मतलब ये हो सकता है। इधर बंदयाल साहब ने मोर्चा संभाला हुआ है, उधर आमर फारूक साहब जी, ने जी। दूसरी साइड पे मोर्चा संभाला। जी, लेकिन चीफ जस्टिस साहब के लिए बड़े चैलेंजेस ये हैं, सुप्रीम कोर्ट डिवाइड है, इस वक्त वीक है सुप्रीम कोर्ट, जो उन अपने आर्डर पे उनकी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा क्योंकि तकसीम है बहुत ज़्यादा, एक दूसरे को इन्होंने इतना ज़्यादा जजेस ने अब एक्सपोज कर दिया। तो दूसरा, चीफ जस्टिस उमर बंदयाल ने पिछले इलेक्शन जो पंजाब में असम्बली का इलेक्शन मामला था, तो उनकी जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके तल्लुकात में काफ़ी तनाव रहा। माजी में हमने देखा कि जनरल बाजवा ने जज लगाने में सुप्रीम कोर्ट में उनकी हेल्प की, अज़म तारड़ कहते हैं कि हमें बाजवा साहब ने कहा। लेकिन फरवरी के बाद एक मिसट्रस्ट है। डिफेंस मिनिस्ट्री के जो सीनियर मिलिट्री ऑफिसर थे वो आए, उन्होंने 3 घंटे की ब्रीफिंग दी सुप्रीम कोर्ट में, और डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक CMA दायर की। जब बाद में दूसरे दिन चीफ जस्टिस ने कहा कि डिफेंस मिनिस्ट्री का तो लोकस स्टैंड ही नहीं है, किस तरह आगे। उसके बाद मेरा ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट का कोई चीफ जस्टिस उमर बंदयाल से कोई ट्रस्ट नहीं है उस तरह। तो अब लग रहा है कि चीफ जस्टिस साहब के पास भी ऑप्शन कम है, लिमिटेड हैं। जजेस भी जो बाद में उनके अपने धड़े के हैं वो भी समझ रहे हैं कि अब ये तो जा रहे हैं तो हमने तो आगे भी चलना है, चीज़ों को चलाना है। तो देखें अब क्या है, लेकिन वो अभी भी उम्मीद जो PTI है वो उसको तोड़ नहीं रहे, वो कहीं ना कहीं एंगेज कर रहे हैं। कभी आबिद ज़ुबैरी साहब की सुप्रीम कोर्ट बार की पिटीशन एंटरटेन हो रही है, उसको नंबर लग रहा है जो कि जी 90 दिन में इंतखाबात के हवाले से। तो चीज़ें कहीं ना कहीं जो है वो चीज़ चला रहे हैं ताकि वो उनकी उम्मीद बंदी रहे। बिल्कुल, हथियार तो वो भी नहीं डाल रहे, बट एनीवे एक टाइम तो आएगा, उनको जाना है, हर एक ने जाना है, हर एक का वक्त मुकर्रर है। तो चीफ जस्टिस उमर बंदयाल का भी 16 सितंबर की तारीख बड़ी तेज़ी से करीब आ रही है। अब देखते हैं कि उनके जाने के बाद ऐसा क्या बदलेगा कि जिसको सही मायने में तब्दीली कह सकेंगे। मतिउल्लाह जान MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।